हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे जीएसटी की। सीएस प्रोफेशनल का ये टॉपिक है और एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ एंट्रीज कवर की थी। इस लेक्चर में हम आगे की एंट्रीज पे बात करेंगे। आप ब्लॉक वाइज किसी भी ऑर्डर में इस चैप्टर को अप्रोच कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट कर रहे हो, ऑर्डर में ही चल रहे हैं। ब्लॉक वाइज कनेक्टेड है एंट्रीज, लेकिन सारी एंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ, पेज नंबर 282 है। पॉइंट नंबर 59 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको जो ब्लॉक मिलेगा एंट्रीज का, उसमें सारी एंट्री बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड होंगी। तो इनको आप एक साथ पढ़ लो, याद रखना थोड़ा आपके लिए सिंपल हो जाएगा। जैसे 59 पॉइंट है हमारा, सर्विसेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंट्री नंबर 26 है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आरबीआई जो भी सर्विसेज देती है वो सर्विसेज को एग्जेम्प्ट माना गया है और उसके ऊपर वो लोग कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करते। ठीक है। इसके बाद आरबीआई का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन दी है। अदर एस्पेक्ट्स में भी कुछ क्लैरिफिकेशन है, तो देखें। ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई आर कवर्ड अंडर एंट्री 26 and are thus exempt from GST. However, services provided to the RBI are not covered under this entry and would be taxable unless otherwise covered by any other entry of the notification. तो इन शॉर्ट आरबीआई आपको जो सर्विस देता है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर आप आरबीआई को कोई सर्विस दे रहे हो, या मतलब कोई और एंटिटी आरबीआई को कोई सर्विसेज दे रही है, तो उसमें जीएसटी आ सकता है। हाँ, अगर किसी और एंट्री में इस पॉइंट को भी एग्जेम्प्ट किया हो तो बात अलग है। बाकी एंट्री नंबर 26 में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई आरबीआई एग्जेम्प्ट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई एग्जेम्प्ट नहीं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 60, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस, इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक और ऑथोराइज डीलर्स। इन शॉर्ट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक्स और ऑथोराइज जो करेंसी डीलर्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करें या एक दूसरे को लोन्स, डिपॉजिट्स, एडवांसेस प्रोवाइड करें, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी उनको एक दूसरे से कलेक्ट नहीं करना है। हाँ, अगर कोई बैंक आपको डॉलर बेचती है तो उसमें जो उनका कमीशन होता है वो कमीशन पे आपसे जीएसटी लेंगे। बट एक बैंक दूसरी बैंक को सेल या परचेस करे, उसमें वो एक दूसरे से जीएसटी नहीं लेंगे, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखें। ये सब क्लैरिफिकेशन के लिए है, बेसिक पॉइंट इतना ही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ इलस्ट्रेशंस पढ़ सकते हैं, इसके रिलेटेड कोई नया पॉइंट है तो देखें। Other aspects, services by way of extending deposit, loan, advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount. This entry covers any such service wherein money due are allowed to be used or retained on payment of interest or on a discount. Okay. The services are used are deposits, loans or advances and have to be taken in the generic sense. They would cover any facility by which an amount of money is lent or allowed to be used or retained ऑन पेमेंट ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब इंटरेस्ट और डिस्काउंट की बात हो रही है, ये सिर्फ बैंक टू बैंक है या बाकी लोग भी कवर हो रहे हैं, एक बार वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। बिकॉज फॉरेन करेंसी वाला पॉइंट तो डीलर टू डीलर और बैंक टू बैंक ही है। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? ओके, अच्छा, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, ए और बी पॉइंट अलग अलग, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज वाला जो पॉइंट है उसमें अभी वो जो रूल मैंने आपको बताया है कि बैंक टू बैंक और डीलर टू डीलर हो रहा है, तो उसमें कोई जीएसटी नहीं है, वो हमने देखा। बट डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस कॉमन है, मीन्स नॉट ओनली बिटवीन बैंक्स, ऑल्सो इन बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक। मतलब आप अगर बैंक में एफडी रखते हो और उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी का प्रोविजन नहीं है, वो ध्यान रखना। लोन में भी यही है, नहीं तो आप लोन का ईएमआई भरते तो उसके ऊपर भी जीएसटी आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो वो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है। ठीक है, इसलिए वो नीचे वो पॉइंट आ रहा था जो मैंने आपको बताया। इलस्ट्रेशंस और कुछ एग्जांपल्स हैं। एफडी, हाँ जैसे मैंने बोला, एफडी, लोन, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी, मॉर्गेजेस, कुछ गिरवी रख के पैसा उधार लेना, कॉरपोरेट डिपॉजिट्स, ओके, जो कंपनीज का पैसा होता है। तो ये सारी चीज़ों में जो इंटरेस्ट या डिस्काउंट या जो कुछ भी होगा उसके ऊपर कोई जीएसटी का प्रोविज़न नहीं है।
फिर आगे सर्विस चार्जेस ऑन और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और एंट्री चार्जेस कलेक्टेड ओवर एंड अबव द इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो ये ऐसा होता है, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो एक फाइल चार्ज या एक प्रोसेसिंग फीस होती है, दैट इज़ अराउंड मैक्सिमम अप टू 1% ऑफ द लोन अमाउंट, ठीक है। तो कहीं 25 पैसा होता है, कहीं 50 पैसा, कहीं 1 रुपये, मैक्सिमम 1%। तो वो जो प्रोसेसिंग फ़ीस और जो फाइल चार्ज वो आपसे लेते हैं उसके ऊपर जीएसटी आता है, बट जो आपको लोन का पैसा दे रहे हैं उस पर जो आपसे ब्याज ले रहे हैं, ब्याज पे जीएसटी नहीं आता है, ये ध्यान रखना। Invoice discounting, check discounting or any other similar form of discounting is covered only to the extent consideration is represented by way of discount. As such, discounting is the manner of extending a credit facility. मतलब in short इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है, यहाँ पे इंक्लूडेड है। चलो तो ये इलस्ट्रेशन आप इसके बेसिस पे ट्राई कर सकते हो। फिर पॉइंट नंबर 61, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको पता ही है जन धन योजना इतनी पॉपुलर योजना है, तो उसमें जो अकाउंट फैसिलिटीज़ दी जा रही है उसमें कोई जीएसटी का प्रोविज़न नहीं है। फिर बोला है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और अदर पेमेंट कार्ड सर्विस एग्जेम्प्ट अप टू 2000 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें चार्ज लग जाता है। मैं तो एग्जैक्ट 2000 पे भी लग गया था, तो अप टू 2000 बोला तो है, लेकिन कितनी जगह 2000 में भी लग सकता है। Services by acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount up to 2000 in a single transaction transacted through credit card, debit card or other payment card service are exempt। मतलब आप ये कार्ड्स के थ्रू जो पेमेंट करते हो ना, तो 2000 रुपीज़ से ऊपर का अगर आपने पेमेंट किया तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है। जनरली ये चीज़ जो है वो ध्यान रखने वाली होती है कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ना पे करने पड़े, जीएसटी ना पे करना पड़े। तो लिमिट है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज और ये सब। जैसे आपका कोई सीएस का या ऐसा कुछ एग्ज़ाम फॉर्म है या फिर और भी कोई तरीके का फॉर्म, मेंबरशिप फॉर्म, ऐसा कुछ आप भर रहे हो। अब जैसे मैंने मेरे सीए फाइनल के लिए मेंबरशिप फॉर्म भरा, तो उसके अंदर 3000 रुपीज़ पे करने थे, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है, तो मैंने पे किया कार्ड से, तो वो मुझे पे करना पड़ा। तो ऐसा हो सकता है कि आपको जीएसटी पे करना पड़े जस्ट बिकॉज यू आर पेइंग थ्रू कार्ड, ठीक है। अब वहाँ पे मेंबरशिप सर्विसेज के ऊपर जीएसटी था, तो वो जीएसटी तो उन्होंने लगाया ही लगाया मुझसे। लेकिन अगर मैं उसका पेमेंट ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू करूँ और अमाउंट 2000 से ऊपर हो तो जीएसटी लगने के चांसेस हैं। अब होता ये है कि बहुत बार जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, वो प्रोसेसिंग फ़ीस कौन वसूल करता है या कौन पे करता है उस पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे आप पेट्रोल पंप पे अगर कार्ड स्वाइप कराते हो तो कुछ पेट्रोल पंप्स पे वो 1% ट्रांजैक्शन फ़ीस ले लेते हैं। रिसेंटली मैंने कार में पेट्रोल फिलअप कराया, 2000 रुपीज़ का था, उस पर 1% मतलब 20 रुपीज़ उन्होंने लिया। उस 20 रुपीज़ पे 18% जीएसटी था, तो वो 3 रुपये 60 पैसे और लग गया, तो 2023.60 इतना मेरे ऊपर जीएसटी, मतलब इतना टोटल अमाउंट हो गया। अब ये है कि वो 1% कुछ पेट्रोल पंप वाले कस्टमर के ऊपर डालते थे और कुछ पेट्रोल पंप वाले खुद भरते, ऐसा होता है। तो दैट डिपेंड्स कि क्या रिलेशन है, बट 2000 से ऊपर अगर जाएगा तो उसमें जो भी आपने कंसिडरेशन के नाम पे दिया है पैसा, उसमें जीएसटी आ सकता है। जैसे ये आया ना 2000 रुपीज़ के ऊपर 1% कंसिडरेशन पे जीएसटी, ऐसे आ सकता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लोकेटेड इन आईएफएससी सेस। ओके, सीधा सीधा है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब यहाँ पे आप बैंक्स की बात कर सकते हो या ऐसी एंटिटीज़ जो पैसों का लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज और ये सब में आपको डील करके हेल्प करती हैं। और अगर आप आईएफएससी हो और आप सेज में हो, सेज लोकेशन पे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। तो ये बैंकिंग वाली कैटेगरी आपकी कवर हो गई। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस सर्विस है। देखें, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज अंडर द एनपीएस स्कीम। ये एनपीएस जो है इट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें जो भी लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें कोई जीएसटी का प्रोविज़न नहीं, ये ध्यान रखना, उसमें कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है। फिर है लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू मेंबर्स ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इनको भी जो लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज दी जा रही है, तो उसमें वो जो प्रीमियम और वो सब भरते हैं, एन्यूटी बोलो, प्रीमियम बोलो, उसमें कोई जीएसटी इनको नहीं देना है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू कोस्ट गार्ड पर्सोनल, इनको भी जीएसटी नहीं देना है। एलआईसी या लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सबको एग्जेम्पशन है। और ये और लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज हैं जो कॉमन पब्लिक के लिए भी है। आपको ये सर्विसेज के नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ।
सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम्स। नॉर्मली क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये सब में जीएसटी के प्रोविजंस होते हैं जो आप प्रीमियम भरते हो उसके ऊपर, लेकिन ये जो गिवन स्कीम्स हैं उसके अंदर ऐसा नहीं। ठीक है, नाम देख लो, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो IRDA ने अप्रूव किया है, हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवर ऑफ ₹2 लाख, तो 2 लाख तक की माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी हो तो वहाँ पे भी बेनिफिट रहेगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, तो ये सारे नाम है। अब देख के याद आ जाना चाहिए, ऐसे कोई रट के आपको लिखने नहीं पड़ेंगे कि हाँ सारे योजनाओं पे नाम लिखो, लेकिन जब वो आपको सम्स के बीच में पूछेंगे ना एज एन एंट्री, तो आपको देख के याद आना चाहिए कि हाँ ये एग्जेम्पशन लिस्ट में था और उसके हिसाब से मुझे इसके ऊपर जीएसटी इंक्लूड नहीं करना है, कंसिडर नहीं करना है, वो आपको याद आना चाहिए। क्लियर। इसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज, ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, EPF कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। NPS का ट्रस्ट, IRDA, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस बाय सेबी, इन सारी सर्विसेज के ऊपर आपको कोई जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं एज अ कंसिडरेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज़ फ्री ऑफ जीएसटी। ठीक है। फिर इसके बाद जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस के अलावा बाकी के इंश्योरेंस भी आ जाएंगे। अब ये पूरी जो स्कीम है वो रीड करके आपको उसके नाम देखो, होगा क्या, जितनी भी बार आप रिवाइज कर सको उसको पढ़ लो, बार बार पढ़ने से ना वो देखा हुआ याद आ जाता है और एग्जाम में सम्स में आपको रिलेट करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। री इंश्योरेंस को भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया हुआ है। री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है वो समझो, ये ऊपर वाले सारे पॉइंट्स के लिए बोला है 35, 36, 40। री इंश्योरेंस मतलब ऐसा कि जब सपोज ऐसा है कि आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है, बड़ा सा प्लांट फैक्ट्री है, आप मेरे पास आए, मेरी इंश्योरेंस कंपनी है, आपने बोला 500 करोड़ रुपीज़ हमारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है और हमें उसका इंश्योरेंस करवाना है। अब मेरी कंपनी इतना बड़ा इंश्योरेंस करने के लिए केपेबल नहीं है, तो मैं आपको ये बोलूँगा नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, आप जाओ। भाई बिजनेस है, मैं क्यों जाने दूंगा, मैं ये करूँगा कि मैं आपसे 500 करोड़ का बिजनेस लूँगा, मैं आपको इंश्योरेंस करके दूंगा, उसका प्रीमियम चार्ज करूँगा, बट उसका एक हिस्सा मैं आगे किसी और से इंश्योर करवा लूँगा। इन शॉर्ट मेरी कैपेसिटी है 300 करोड़ की, तो मैं 200 करोड़ वाला एक और इंश्योरेंस पार्टनर ढूंढूंगा। मैं उसको ये बोलूँगा कि देख भाई मेरे पास 500 करोड़ का क्लाइंट आया है, 300 करोड़ की मेरी कैपेसिटी है, ठीक है, तू बोले तो हाफ ऑफ कर लेते हैं, या मैं 300 का इंश्योरेंस कर देता हूँ, बाकी के 200 का तू कर दे, प्रीमियम जो भी आएगा ना वो भी हम उस रेशियो में बांट लेते हैं, और अगर फ्यूचर में क्लेम देना पड़ा तो भी इसी रेशियो में बांट लेंगे। और ये चीज़ आप क्लाइंट को क्लियर कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इतना बड़ा अग्रीमेंट है तो चीज़ें क्लियर हो तो बेटर है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, इट इज़ टोटली लीगल। और ये री इंश्योरेंस किसी को पास ऑन करने में भी कोई जीएसटी अलग से नहीं लगने वाला, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो सर्विस है, एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को काम दे रही है, बट उस पर वो जो काम पास ऑन किया ना उसमें कोई जीएसटी का बात नहीं है, क्योंकि अलग से कोई कंसिडरेशन की भी बात नहीं हो रही है, और हो भी रही हो तो भी एग्जेम्प्ट। ठीक है। इसके बाद है पेंशन स्कीम, ये भी आपको पता है, अटल पेंशन योजना, इसमें भी जो कंट्रीब्यूशन कलेक्ट किया जाता है, तो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो, इन शॉर्ट पेंशन स्कीम्स के ऊपर जो है जीएसटी नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ तक ये एक पॉइंट कंप्लीट हुआ आपका। इसके बाद क्या आ रहा है, बिजनेस फैसिलिटेटर, देखें एक बार क्या बोला है, थोड़ा लैंग्वेज के साथ समझते हैं क्योंकि टर्म नया है। सर्विसेज बाय द फॉलोइंग पर्सन, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू अ बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांचेस। मतलब क्या होता है, रूरल एरिया में बिजनेस को बढ़ाने के लिए और गांव-गांव तक हर एक घर तक बिजनेस पहुंचाने के लिए फैसिलिटेटर्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, एक तरीके के एजेंट, आप सिंपल टर्म्स में ही बोल सकते हो। अब गांव में क्या होता है कि लोगों को बैंक अकाउंट, ये सब जनधन योजना, पैसा रखो निकालो, पासबुक अपडेट कराओ, वो समझ नहीं आता है। तो एसबीआई जैसी बैंक तो हर गांव में पहुंच चुकी है, बट एसबीआई जैसी बैंक पहुंच तो गई है बट कोई आता ही नहीं है उसमें। तो लोगों को बैंक तक ले जाने के लिए तो लोग चाहिए ना जो उनको सिखा सके, पढ़े लिखे हो, समझा सके। तो ये काम जो है ये बिजनेस फैसिलिटेटर्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स करते हैं, तो इसको भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है, क्योंकि फिर अगेन इस पर जीएसटी लगाने का मतलब नहीं। तो कोई कंपनी हो जिसको एसबीआई हायर कर ले और उनको बोले देखो भाई आपके स्टाफ का काम है ये, हमें इतनी ब्रांचेस पे रिजल्ट चाहिए, जाओ गांव के लोगों के अकाउंट जनधन योजना में खुलवाओ और उनकी सेविंग्स करवाना स्टार्ट करो, तो उसके बदले जो आपका कंसिडरेशन है आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एनी पर्सन एज एन इंटरमीडियरी टू अ बिजनेस फैसिलिटेटर, अब इसका भी कोई इंटरमीडियरी मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर को कोई और सर्विस दे रहा हो, या उसका भी कोई एजेंट हो जो बैंक से बात करके मतलब बैंक और फैसिलिटेटर के बीच में कोई एजेंट इंटरमीडियरी, तो वो सर्विसेज भी एग्जेंट।
बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी, जैसे बैंक है वैसे इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ पे भी एग्जेम्पशन सिमिलर वे में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस फैसिलिटेटर और कॉरेस्पॉन्डेंट की डेफिनेशन है, कुछ खास नहीं। सर्कुलर दे रखा है 2019 का, ये इसी टॉपिक को रिलेटेड है लेकिन क्लैरिफिकेशन के लिए है, मतलब कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, जस्ट थोड़ी डिटेल्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपके रीडिंग के लिए आप ये रख सकते हो, ये सेल्फ रीडिंग वाला पार्ट है, मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पे। लीजिंग सर्विसेज मैंने लास्ट लेक्चर में अलग से समझाया है, बिकॉज यहाँ पे मैंने इन बिटवीन उसको कवर नहीं किया है। आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा लीजिंग सर्विसेज का पूरा पॉइंट, तो आप वहाँ उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट वहाँ पे आ रहा है। एक एक्सप्लेनेशन में 50% वाला पॉइंट आप देख लेना, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया ही होगा, यहाँ से आप उसको रिलेट कर सकते हो, पूरा कैलकुलेशन और सब कुछ मैंने उसमें बताया। नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं, दैट इज़ ऑफ लीगल सर्विसेज। हाँ, लीगल सर्विसेज में एंट्री नंबर 45 है, पॉइंट नंबर 82 है। लीगल सर्विसेज मतलब लॉ, ट्रिब्यूनल, लॉयर्स, कोर्ट, यही सब रिलेशन होगा। सबसे पहला, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी और को सर्विसेज दे रहे हैं, और अ बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर as it makes eligible for exemption from registration under CGST Act 2017। मतलब इन शॉर्ट, अगर बिजनेस एंटिटी को ट्रिब्यूनल ने कोई सर्विसेज दी है तो उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर जो है वो 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख की जो लिमिट नहीं थी रजिस्ट्रेशन के लिए, उस थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे होना चाहिए, सिंपल। तीसरा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर सर्विसेज दी है टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, ये सबको सर्विसेज दी है तो कोई जीएसटी नहीं, एग्जेम्प्ट, ठीक है। ट्रिब्यूनल की जो फीस होती है ना उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये बोलना चाह रहे हैं। सेकंड पॉइंट में बोला है सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक पार्टनरशिप फर्म। किसकी पार्टनरशिप फर्म? एडवोकेट्स की पार्टनरशिप फर्म, या एक इंडिविजुअल जो एज एन एडवोकेट काम कर रहा है लेकिन वो सीनियर एडवोकेट नहीं होना चाहिए। अब ये सीनियर एडवोकेट क्या होता है, तो उनके एडवोकेट्स के एक्ट के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन होती है, जिससे ये क्लैरिफाई होता है कि एक एडवोकेट जो है वो सीनियर एडवोकेट है या नहीं, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ है। अब पार्टनरशिप फर्म वाले केस में जैसे बोल रहे हैं कि एक एडवोकेट इंडिविजुअल हो या एडवोकेट्स की पार्टनरशिप फर्म हो, तो उसमें जो एडवोकेट्स हैं उनमें से कोई भी सीनियर एडवोकेट नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी देख लो। टू एन एडवोकेट और अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, मतलब इन शॉर्ट ऐसा हो गया, एक फर्म ऑफ एडवोकेट्स दूसरे फर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी, वैसे ही जैसे हमने ऊपर देखा। तीसरा पॉइंट भी सेम है और फोर्थ पॉइंट भी सेम है जो हमने ऊपर देखा। तो ये बी पॉइंट जो लेफ्ट साइड पे लिखा है वो अगर राइट वालों को सर्विसेज दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये आप ध्यान रखना। सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू, अब देखो सीनियर एडवोकेट का पॉइंट अलग से रखा है, उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने ऊपर देखा वही है, सेकेंड और थर्ड पॉइंट भी वही है। तो इन शॉर्ट एक ही केस टैक्सेबल हो रहा है अगर सीनियर एडवोकेट किसी और एडवोकेट को या किसी और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को कोई लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करे, कोई गाइडेंस प्रोवाइड करे, फॉर्मल ईयर उसकी फीस चार्ज करे, तो उसके लिए फिर वो जीएसटी लगा सकता है, ठीक है। इसलिए उसको सेपरेट रखा गया। होता है ना कितनी बार जूनियर फर्म जो होती है लॉयर्स की, वो अपनी सीनियर फर्म से भी गाइडलाइन लेती है कि भाई हमारे पास केस आया है तो हम इसको कैसे हैंडल करें, ऐसा होता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, ये ध्यान रखना। अब ये जो बोला है ना अदर एस्पेक्ट्स, इसमें है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज आपके ध्यान में हो तो ये कंसेप्ट होता क्या है मैंने आपको बताया था। रिवर्स चार्ज में ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस रिसीवर से जीएसटी कलेक्ट नहीं करता है, सर्विस रिसीवर खुद जाके गवर्नमेंट को जीएसटी सबमिट करता है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, तो ये आप पढ़ोगे तो रिलेट हो जाएगा, जो ऊपर हमने पॉइंट्स देखे उसी के रेफरेंस में है, कुछ नया नहीं। इलस्ट्रेशन हैं साथ में, वो आप देख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक तो पता चला होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो ब्लॉक है सिंगल एंट्री है उसके अंदर, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब स्पोर्ट्स में स्पॉन्सर्स को ढूंढ के लेते हैं कि भाई आप हमारा स्पोर्ट्स स्पॉन्सर करो। आईपीएल में आप देखते हो या क्रिकेट में आप देखते हो तो उसमें कितने सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं। टी शर्ट के ऊपर 4 कंपनी के नाम लिखे हैं, साइड पे लिखे हैं, फ्रंट में लिखा है। अच्छा, हेलमेट के भी 2-3 साइड पे अलग अलग कंपनीज के नाम होते हैं, बैट के ऊपर स्टिकर होता है। तो ये सारी जो कंपनीज हैं ये एक्चुअली में स्पॉन्सरशिप कर रही है, ठीक है। तो वो स्पॉन्सरशिप कर रही है तो वो एक तरीके की सर्विस है,
पर यहाँ पे ये बोला है कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट है। बस ध्यान ये रखना है कि जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं वो कौन से स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो ये पर्टिकुलर लिस्ट दे रखी है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और its affiliated federations where the participating teams or individuals represent any district, state, zone और country, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज किए वो किन्होंने किए, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, और जो प्लेयर्स हैं उसके अंदर वो या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं या स्टेट लेवल पे या जोन लेवल पे या कंट्री लेवल पे, और इनको अगर आपने स्पॉन्सरशिप दी है तो इसमें कोई जीएसटी वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। स्पॉन्सरशिप में पैसे देने पड़ते हैं तभी आपका वो नाम जो है वो ब्रांड का दिखता है, तो आप उनको पे कर रहे हो ना, तो उस पर कोई जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये डेफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्पेशल ओलंपिक्स, ये सब लोग आ रहे हैं इसके अंदर। सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ये सब एसोसिएशंस के नाम है जिनके थ्रू अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अंडर द पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। अब ये खेल अभियान स्कीम जो है, युवा क्रीड़ा मतलब खेल, ठीक है। तो क्रीड़ा और खेल वही हो गया। तो जो गांव में, जो विलेज लेवल पे, रूरल लेवल पे जो स्कीम है उसके अंडर भी स्पॉन्सरशिप अगर आती है तो कोई जीएसटी वाला पार्ट नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो पता चला होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा डिटेल में है, देख लेते हैं, अभी कवर हो सकता है, हो जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्किल डेवलपमेंट वाले में उन्होंने क्या बोला है कि जो स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे यंगस्टर्स को हेल्प की जाती है कि वो कुछ नया सीख सकते हैं, एक तरीके की वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, तो इसमें बहुत सारी एंटिटीज़ इन्वॉल्व है, जो कोई सुपीरियर है और कोई उसका जूनियर है। तो ये लोग जो भी एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं, या सपोज़ किसी स्टूडेंट को कुछ सर्विसेज देते हैं, कुछ सिखाते हैं, उससे कुछ चार्ज लेते हैं, तो उसमें जीएसटी नहीं है, ये बोला है। सबसे ऊपर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेटअप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो नेशनल एनएसडीसी बोल सकते हैं। तो एनएसडीसी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उस पर कोई जीएसटी नहीं लेती। फिर उसके सबऑर्डिनेट में है सेक्टर स्किल काउंसिल, इट इज़ अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी, ये भी कोई जीएसटी नहीं लेगी। उसके बाद है असेसमेंट एजेंसी, जिसको सेक्टर स्किल काउंसिल और एनएसडी ने अप्रूव किया है, तो ये लोग भी कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करते। और ट्रेनिंग पार्टनर, जिसको एनएसडीसी और सेक्टर स्किल काउंसिल ने अप्रूव किया है कि वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो लोग भी कोई जीएसटी कलेक्ट करने के लिए लायबल नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बात हो रही है। सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज बाय वे ऑफ असेसमेंट अंडर द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। असेसिंग बॉडीज का क्या काम है, देखें। सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज एम्पेनल्ड सेंट्रली by the Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship by way of assessment under the Skill Development Initiative। assessment मतलब एक तरीके से उनका एग्ज़ाम लेना, टेस्ट लेना। तो वो जो अथॉरिटीज़ हैं जो ट्रेनिंग देने के बाद टेस्ट लेने का काम कर रही है, वो लोग भी तो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उसमें भी कोई जीएसटी नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइड्स अंडर ट्रेनिंग प्रोवाइडेड नॉट प्रोवाइड्स अंडर द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। देखो है ये भी वोकेशनल ट्रेनिंग, बट इसको एक योजना का नाम दिया है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण मतलब रूरल एरिया, कौशल्य योजना, कौशल्य मतलब स्किल, ठीक है, और योजना मतलब उसकी प्लानिंग। तो ये स्कीम के अंदर जो भी डेवलपमेंट या स्किल या वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफाइड है, उस कोर्स की जो आप अगर कुछ फीस पे करते हो उसके अंदर कोई जीएसटी नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल चाहिए, इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा कि कैसे करना है। तो बस इस बार इस लेक्चर में अभी मैं एक बार इतना ही रख रहा हूँ, बाकी की जो एंट्रीज़ हैं वो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करते हैं, और उन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, क्योंकि वैरायटी बहुत सारी है। आर्टिस्ट वाला पॉइंट है, राइट टू एडमिशन वाला पॉइंट है, फिर इसके बाद नॉन प्रॉफिट बॉडी वाला जो पॉइंट है, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा एक मिनट रुकना, यहाँ पे नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ वाला जो पार्ट है, एंट्री नंबर 91 एंड एंट्री नंबर 92, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी मेरा रेडी है, लेक्चर बना हुआ है, तो वो आपको अलग से समझना नहीं है। और बाकी तो फिर बता ही देता हूँ ना, ये ब्लॉक ही कंप्लीट करते हैं, हार्डली 5 मिनट लगेगी, चलो थोड़ा झेल लो। परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट, आर्ट रिलेटेड सर्विसेज। देखो आर्टिस्ट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, अच्छे से समझना, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ अ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक और डांस और थिएटर, ठीक है। क्लियर बोला है,
फोक या फिर क्लासिकल आर्ट फॉर्म ओनली, ठीक है, म्यूजिक, डांस, थिएटर, तो डांस में भी क्लासिकल और फोक आर्ट ही चलेगा, वो हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं चलेगा, ठीक है, और थिएटर, तो वो सारे केस में जो वो कंसिडरेशन चार्ज करते हैं फॉर देयर परफॉर्मेंस, अगर वो 1,50,000 रुपीज़ तक है तो उनको उस पर कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है। लेकिन अगर वो 1,50,000 से ज़्यादा चार्ज करते हैं तो इसमें जीएसटी आ जाएगा, ये ध्यान रखना। और इसके लिए भी बीच में बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और टीवी आर्टिस्ट भी इसमें कवर हो गए थे कि भाई आपको भी जीएसटी लगेगा, और वो लोग उससे बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं सुना, ठीक है। However, the exemption shall not apply to service provided by such artist as a brand ambassador. ओके, ये भी क्लियर कर दिया। अगर कोई आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर एक्ट कर रहा है, तो ब्रांड को एंडोर्स करते हैं कि भाई ये ब्रांड ये प्रमोट करते हैं, उसकी जो फीस चार्ज करते हैं उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, उस पर जीएसटी आता है। तो आपको इन शॉर्ट जो आप ब्रांड के लिए एंडोर्समेंट करके जो फीस चार्ज कर रहे हो उसमें जीएसटी कलेक्ट करके आगे पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये ध्यान रखना है, क्लियर है। अदर एक्टिविटीज़ में वही पॉइंट लिखा है, वेस्टर्न आर्ट फॉर्म्स और वो सब यहाँ पे कवर नहीं होते और वो टैक्सेबल है, जो मैंने आपको बताया, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। इसका सम अब आप ट्राई कर सकते हो, नीचे सारी डिटेल दे रखी है। और लास्ट ब्लॉक देख लेते हैं, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। ये तो बहुत सीधा सा है, म्यूजियम, नेशनल पार्क की टिकट में कोई जीएसटी नहीं। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो होती है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो इसमें लिस्ट में आती हैं, तो एंशियंट चीज़ें हैं जो ताजमहल और ये सब है, इसमें जीएसटी नहीं है। अम्यूज़मेंट फैसिलिटीज़ में भी आपको डिस्काउंट है जीएसटी से। सर्कस, थिएटरिकल परफॉर्मेंसेस, ड्रामा, बैले, अवार्ड फंक्शंस, कॉन्सर्ट, पेजेंट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें। स्पोर्टिंग इवेंट्स अदर देन अ रिकग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है, वो अलग से दिया है। प्लानिटेरियम, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बट इसमें कंडीशन है, ध्यान रखना, 500 रुपये से ज़्यादा की टिकट होगी ना तो जीएसटी लगता है इन सब में, ऊपर जितने बोले ना ये पॉइंट है, ए बी सी और डी। अगर 500 रुपये तक की टिकट है तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन 500 रुपये से ऊपर की अगर टिकट हुई तो ये सर्कस वर्कस, अवार्ड फंक्शन, स्पोर्टिंग इवेंट सब में जीएसटी लगेगा, प्लानिटेरियम। तो ये एक पॉइंट को आपको कंसिडर करके चलना है। रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट का मतलब क्या, ये उसकी लिस्ट है। अभी जो हम ऊपर लिस्ट देख रहे थे ना, वो युवा खेल क्रीड़ा अभियान, ये वो पूरी सेम लिस्ट है, कुछ भी नया नहीं है, तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। और अदर एस्पेक्ट्स में कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। वैल्यूएशन इन केस ऑफ एंट्री टू कसिनोज एंड गैम्बलिंग सर्विसेज, GST would apply on the entry to casino as well as on betting gambling services being provided by casinos on the transaction value of betting, that is the total bet, in addition to GST levy on any other services being provided by the casinos such as by way of supply of food, drinks etc at the casinos। तो ये कैलकुलेशन जो आपको बताया है ये स्पेशली कसिनोज के लिए है। यहाँ पे बोल रहे हैं GST would apply on the entry to casinos, तो उस पर तो लगेगा ही जो आपकी एंट्री टिकट है, एज वेल एज ऑन द बेटिंग गैम्बलिंग सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कसिनोज ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ बेटिंग। तो जितने का आपने ट्रांजैक्शन किया उसमें भी आएगा, दैट इज द टोटल बेट वैल्यू इन एडिशन टू द GST लेवी ऑन एनी अदर सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड। मतलब खाना पीना, मतलब हर चीज़ के ऊपर एक्चुअली में वो लोग GST जो है वो अप्लाई कर ही रहे, क्लियर है। और लास्ट में है एलिफेंट एंड कैमल जॉय राइड्स नॉट कवर्ड अंडर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो इसको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोल सकते, जॉय राइड है, तो ऑब्वियसली ये अलग चीज़ हो गई। अब जीएसटी के लिए क्या बोला है वो भी देखें। ये बोल रहे हैं कि दीज सर्विसेज विल बी कवर्ड अंडर द रिक्रिएशनल, कल्चरल एंड स्पोर्टिंग सर्विसेज, तो इसलिए इसको हम उस कैटेगरी में जाके एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। ऑब्वियसली उस पर जीएसटी नहीं आएगा, बट जीएसटी ना होने का रीज़न पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रिक्रिएशनल, कल्चरल, स्पोर्टिंग सर्विसेज की कैटेगरी में आप उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हो, क्लियर। तो यहाँ तक तो अपना पॉइंट कवर हो गया है। आगे की एंट्रीज मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो मैंने कवर की हुई है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो पॉइंट्स है क्या, 91 और 92। तो बस इसके लिए आज इतना ही रखते हैं, और बाकी अगले लेक्चर में जो इन बिटवीन एंट्रीज पेंडिंग है वो अपने एक प्रॉपर ऑर्डर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।